अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब और आज हमने जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है उन पर एक नज़र। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर मीर सादिक इमरानी का कहना है कि वजीर आला बलोचिस्तान डॉक्टरों के अगवा में मुलविस हैं। वजीर आला असलम रईसानी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अमेरिका और कनाडा के दौरे से वतन वापसी पर हुकूमत से शिकवा। जो गवर्नमेंट अपने शहरियों को नहीं को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती और उनकी इज्जत नहीं करती, उस मुल्क की कोई इज्जत नहीं करता। मंजूर भट्टो के खिलाफ पीपल्स पार्टी में पहली बगावत। पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर राना इकराम रब्बानी मुस्लिम लीग नून में शामिल। असगर खान केस के फैसले पर एसएम जफर का अदम इत्मीनान। जी, आज के मौज़ूआत पर आपने नज़र डाली शाम साहब। बलूचिस्तान में हालात जो है यकायक गर्म हो गए हैं और वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगाया उन्हीं की पार्टी के एक मेंबर ने, उन्हीं की पार्टी के सदर ने और उनके वज़ीर ने कि वज़ीर आला किडनैपिंग में मुलविस है हमारा। असल में बलूचिस्तान में अब जो पार्टी के अंदर एक खींचातानी है वो भी शुरू हो गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है, उन्होंने कहा यह आइन के मुताबिक हुकूमत नहीं चल रही। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वफाकी, उसने ना तो नज़रसानी की अपील दायर की है और ना कोई इक़दाम किया है। और इसमें कई सवालात भी पैदा हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को माना जाए तो क्या नताइज निकलेंगे मुस्तकबिल में इसके, और ना माना जाए तो क्या नताइज निकलेंगे। मगर ये बहस किसी और वक्त के लिए हम उठा रखते हैं। असलम रईसानी जो है वो देखिए एक बड़े नवाब है वहाँ, नवाब ऑफ सारावान। उनके जो वालिद थे नवाब गौस बख्श रईसानी, वो गवर्नर बने बलूचिस्तान के जब भुट्टो साहब ने बदिंजो साहब को हटाया गवर्नरी से। तो वो पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा थे और एक ख़ानदानी पीपल्स पार्टी है जिसमें रईसानी साहब भी शामिल है। वो अपने वालिद के जानशीन है, एक बड़े सरदार हैं, नवाब हैं। और वो जो पीपल्स पार्टी ने उनको सरबराह बनाया वजारत का। जी बिल्कुल। मुस्लिम लीग काफ भी उनसे बैत कर गई और जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है उसने भी उनके ताउन का ऐलान कर दिया और कई छोटी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, दूसरी पार्टी है, वो भी उनके साथ है। तो असेंबली में उनको मेजॉरिटी की हमायत हासिल है। जी। ये जो सादिक उमरानी साहब हैं ये उनके वजीर हैं बिल्कुल, और इनसे उनकी पहले इनसे वापस लिया ओहदा। एक पुराने इल्जाम चल रहे, ये तारीख ये बताती है कि ये खुद वजीर आला बनना चाहते थे। अच्छा, लेकिन इनको हमायत नहीं हासिल हो सकी। और वहां पीपल्स पार्टी के सरबराह थे नवाब लश्करी रईसानी, बिल्कुल, जो लश्करी रईसानी असलम रईसानी के छोटे भाई हैं। गोया पूरी तरह पार्टी और हुकूमत रईसानी इसके पास थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया किसी बात से नाराज होकर, सेनेटरशिप से भी इस्तीफा दे दिया। वहां तो उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ, लेकिन वो सेनेट में नहीं आए और उन्होंने रुकनियत, ये जो है आपकी पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी। उसके बाद जरदारी साहब ने नॉमिनेट कर दिया सादिक उमरानी साहब को, क्योंकि वो उनके मुखालिफ थे। हाँ। कुछ ये भी गुस्सा आया होगा तो उन्होंने सोचा कि मुखालिफ धड़े को एकोमोडेट कर लिया जाए, बैलेंस करने के लिए, या बैलेंस कर लिया। सादिक उमरानी साहब कई दफा कोशिश कर चुके हैं असलम रईसानी साहब का धर्म तख्ता करने की। अच्छा, विदिन पार्टी भी, हुकूमत भी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उनका महकमा बदलता है, कभी वजारत से अलग किए जाते हैं, कभी रईसानी उनके कान पकड़ाते हैं, कभी छुड़वाते हैं, कभी वो तौबा तिल्ला करते हैं, कभी हमलावर होते हैं। गोया अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से एक खास सूरत हाल पैदा हुई है वहां। स्पीकर जो है असलम भूतानी साहब,
वो भी रईसानी साहब से कोई खुश नहीं है, उनके दिल में भी कुछ ना कुछ वजारत आला के ख्वाब जो थे वो मौजूद थे। तो अब ये सारे मुखालिफ अनासर जो हैं वो यकजा हो रहे हैं, वजारत आला के सारे उम्मीदवार एक जगह। लेकिन अभी तक रईसानी साहब को हमायत हासिल है मेजॉरिटी की, ठीक, और इत्तेहादी उनके साथ है। मैंने तो ये सुना, मेरी फसी इकबाल साहब हैं जो हमारे बलोचिस्तान टाइम्स के एडिटर, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि रईसानी साहब कल सुप्रीम कोर्ट में अपने इत्तेहादियों के साथ पेश होंगे, बिल्कुल, ताकि अपनी मेजॉरिटी जो है वो जाहिर कर सके, बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर यह बता सके कि जनाब ये मेजॉरिटी तो असेंबली की अब भी मेरे साथ है। लेकिन शाम साहब, बेसिक सवाल यह है कि एक तो इल्जाम इतना तल्ख कि ये अगवा में मुलव्विस है उनका वजीर आला। नहीं देखिए ना, वो अब तो उनको चाहिए था ना, ये उमरानी साहब जो हैं ये इस्तीफा दे देते वजारत से, फिर भले जो करते। अब वजीर भी मौजूद है और पार्टी के सरबराह भी हैं, और वो एक नीचे से कलात से किसी प्रेसिडेंट से असलम रईसानी की रुकनियत भी खत्म करवा दी है, और वो कहते हैं कि मेरी रुकनियत कैसे खत्म कर सकते हैं आप, वो तो जरदारी साहब ही खत्म कर सकेंगे। अब वो देखिए, ये एक कशमकश शुरू हो गई है इख्तिदार की, इसे खाना जंगी कहते हैं अब। अच्छा, बलूचिस्तान से वैसे जो बात हुई आज, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें शामिल साहब बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मेरे सूबे के हालात जो हैं वो दीगर सूबों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अच्छा, उनका तो कहना यही है कि यहाँ खबरें ज्यादा छप रही हैं हमारे सूबे के बारे में, और ये जो कारोबार हमारे सूबे में हो रहा है वो हर जगह हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ हो सकता है, कुछ मुबालगा भी हो लोगों की बातों में, लेकिन उनकी बातों में भी कुछ सच्चाई कम है। और ये देखिए, आज उनके जो वाहिद हरीफ है ना असेंबली में, जी, सरदार यार मोहम्मद रिंद, उनकी दरखास्त जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। उन पर भी एक बंदे को अगवा करने का इल्जाम है, उन पर, उनके बेटे पर, और वो पेश नहीं हुए वहां एंटी टेररिस्ट कोर्ट के सामने, तो वहां से उम्र कैद की सजा पा ली। बलूचिस्तान असेंबली ई खाना हमा आफ्ताब। ये देखिए, ये बड़े सरदारों की आपस की लड़ाइयां हैं, और उसमें इल्जामात भी लगते हैं। जैसे आप देखिए, सियासत में ये जो अगवा कर लिया, ये कत्ल का पर्चा हो गया, ये जुर्म ये इसने कर लिया, ये उसने कर लिया, ये सारी हमारी सियासी अमल का हिस्सा रहा है हमारे यहाँ। अच्छा शाम साहब, क्या इस वक्त बलूचिस्तान में क्राइसिस मौजूद है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहते हैं? देखिए, क्राइसिस तो इस लिहाज से मौजूद है कि अमनो अमान की सूरत बड़ी अबतर है। वहां से कितने आबादकार हैं पंजाबी जो अपना जायदाद बेचकर आ चुके हैं यहाँ, जिनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। हजारा जात के लोग हैं जिनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। उसके बाद वहां के पश्तून हैं और वहां के बलोच हैं, जो फेडरेशन के हामी बलोच हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, एफसी पर हमले हो रहे हैं, और फिर बहुत इंतहा पसंद जो हैं उनकी लाशें भी मिल रही हैं। तो ये एक अफरा तफरी तो मची हुई है, और ये कोई मामूल की कार्रवाई नहीं है। ये उमरानी साहब है ना, इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि बोलते रहते हैं, और ये इन्होंने कहा हमारा जो वजीर आला है ना वो तो खुद मिसिंग पर्सन है, क्योंकि तो इस्लामाबाद में रहता है, बलूचिस्तान में नजर ही नहीं आता। तो अब ये तो जरदारी साहब को चाहिए था कि इनके दरमियान कोई मामला कराते, और अब भी उनको चाहिए कि वो इंटरवीन करें। सुप्रीम कोर्ट तो जो फैसला करेगी सो करेगी, लेकिन अपनी पार्टी को तो संभाले। और ये जो असेंबली का इजलास जो अब देख रहे हैं कि स्पीकर एक तरफ जा रहा है, गवर्नर दूसरी तरफ जा रहा है, असेंबली कहीं और जा रही है। असेंबली की मेजॉरिटी इस वक्त तक असलम रईसानी साहब के साथ है, ठीक है, और असेंबली की मेजॉरिटी अगर उनके साथ है तो फिर गवर्नर साहब जो हों और स्पीकर साहब जो हों, उनकी राय तो उस तरह नहीं चल सकती। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह, फैसला ये नहीं है कि आप असेंबली को खत्म कर दें, और अगर गवर्नर राज भी लगता है तो असेंबली मुअत्तल होती है, खत्म नहीं होती। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन वजीर आला तो अनसीट हो जाएगा। नहीं, अनसीट भी नहीं होता। अच्छा, वजीर आला वहीं रहेगा, अब बस उसकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, तो वो इंतजाम जो है वफाकी हुकूमत संभाल लेगी, लेजिस्लेशन जो है वफाकी हुकूमत करेगी, और 2 माह के लिए ये इंतजाम होगा, 2 माह के बाद फिर इजाजत लेनी पड़ेगी। तो अब आपको मैं ये भी अर्ज करूं कि जो यार मोहम्मद रिंद हैं, ये अभी अकलौते मेंबर हैं अपोजिशन के बलूचिस्तान की असेंबली में। बाकी सब जो लोग थे, मुस्लिम लीग काफ के जितने लोग थे, वो पहले तो आके शेख ने देखा इधर उधर, फिर सर झुका के दाखिले में खाना हो गया। शाह साहब, बाज़ औक़ात कहा जाता है, हमारे ब्रेक पे जाने वाले हैं, एक सवाल ज़हन में आया है, वो ये है कि आमतौर पे किसी एक सूबे से ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू होता है जो अल्टीमेटली मरकज तक जा पहुंचता है। ये कहीं वो सिलसिला शुरू तो नहीं होगा? पर होगा क्या, अब फौज तो आने से रही, तो जब फौज आने से रही
और सुप्रीम कोर्ट हुकूमत संभालने से रही। ठीक है, तो भाई जो कुछ भी है यही रिंदाने कदा खार जो हैं, बस उन्हीं की खिदमत करनी पड़ेगी, उन्हीं से खिदमत लेनी पड़ेगी। चलो सब वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और कुछ दीगर मौज़ूआत जो हमने आपको बताए थे प्रोग्राम के शुरू में उन पर बात होगी। आप देखते रहिए नुक्ते नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी बलोचिस्तान के ऊपर। शाम साहब, यार मोहम्मद रिंद और रईसानी में क्या कशमकश है? ये चक्कर क्या है इन दोनों? ये जो रिंद ट्राइब है और रईसानी ट्राइब है, इनमें कुछ 30 साल से झगड़ा चला आ रहा है। अच्छा। और ये रिंद ट्राइब है ना, या कबीला जो है, इसका ताल्लुक नवाब शाह से है और वहां से आके ये लोग इधर आबाद हुए। तो रईसानी और रिंद, इनके झगड़े में नवाब गौस बख्श रईसानी, उनका इंतकाल हुआ। अच्छा। उन पे हमला हुआ, वो मारे गए, उनके साथ लोग भी कई मारे गए, और वो अभी तक सुलह नहीं हो पाई। वो खून मुआफ नहीं किया रईसानियों ने अपने बाप का। ठीक। और यार मोहम्मद रिंद का एक बेटा छोटा, 6 माह का था, एक छोटा था, बस वो बेटा जो है वो भी मारा जा चुका है इसी झगड़े में। उसकी उम्र के बारे में कुछ मुझे मुखालता हो सकता है, लेकिन वो छोटी उम्र का बेटा था जो कि झगड़े में मारा गया। वो कहते हैं कि ये मेरे बेटे के कातिल हैं, और वो कहते हैं ये हमारे बाप के कातिल हैं। और इनकी इतनी लड़ाई है कि जब वो यार मोहम्मद रिंद जो हैं वो असेंबली में दाखिल हुए, तो ऐसी सिक्योरिटी की हलफ उठाने के लिए बलोचिस्तान असेंबली में, पहले तो वो MNA थे ना, वजीर भी रहे हैं, और एक अपनी जगह उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मजबूत है, जैसे रईसानी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मजबूत, यानी रईसानी भी अपनी जगह एक मजबूत हल्का रखते हैं, और इनका आपस के अंदर चपकलश भी है। तो यार मोहम्मद रिंद वजीर भी रह चुके हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, कौमी असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं, और शायद वो डिग्री होल्डर्स जो हैं, अच्छा वो उनमें इनका नाम भी आता है। ठीक है, यानी जो ऐसी डिग्री थी ना, जैसे डिग्री होती है रईसानी साहब के बकौल। तो ये यार मोहम्मद रिंद जो हैं जब असेंबली में दाखिल हुए तो गैर मामूली हिफाजती इकदाम करना पड़े, और इंस्पेक्टर जनरल ने बाद में कहा पुलिस के कि अगर ये रोज आएंगे और रोज इस तरह के इंतजाम होंगे तो शायद हम ना कर पाए, क्योंकि पूरे सूबे की पुलिस तो नहीं लगा सकते आप। अरकान असेंबली ने कई ने खड़े होकर अपील की वजीर आला से कि वो वजीर आला के तौर पर अपने कबायली झगड़े को एक तरफ रख दें, और ताकि रिंद साहब जो हैं वो आकर असेंबली का इजलास अटेंड कर सकें, उनको अपनी जान का खतरा ना हो। लेकिन वजीर आला ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत से ही खतरा है उनको। हाँ जी, इसलिए नहीं, हुकूमत अब तो वो हुकूमत में है ना रईसानी, तो अब उनको अपनी जान का खतरा है। उनके साथ दर्जनों मुहाफिज चलते हैं। अच्छा, वो रिंद के साथ जी, और वो उनके लिए आसान नहीं होता ट्रेवल करना, उनकी जान खतरे में है। अच्छा, अब तमाम तर कोशिश के बावजूद ये झगड़ा तय नहीं हो सका, और जो रईसानी कबीले को नुकसान पहुंचा इस दौरान लड़ाई झगड़े का जी, उनको उस पर 82 करोड़ का मुआवजा उनको मिला कबीले को। बिल्कुल, जो के चेक जारी हुआ नवाब असलम रईसानी के छोटे भाई लश्करी रईसानी के नाम, जो नाराज है, और नहीं अब नाराज है ना चेक लेने के बाद। अच्छा, तो चेक उन्होंने ले लिया। अब इनके जो दूसरे भाई हैं जो सफीर हैं ओमान में, वो कहते हैं कि मुझे नहीं मिला मेरा हिस्सा। अच्छा, तो उसके बारे में शिकायत पाई जाती हैं कि कबीले में तकसीम नहीं हुआ जिस तरह के तकसीम होना चाहिए था, और लश्करी रईसानी साहब ने उसमें लॉयंस शेयर जो है ना वो अपने लिए रख लिया। और इनके एक छोटे भाई शायद सराज हक्कानी है, उनका क्या नाम है, उन्होंने एक मुत्तहदा बहास बनाया हुआ है, वो इनके काबू में नहीं है, तो उन पर भी तरह तरह के इल्जामात लगते रहते हैं। तो वो बहुत सी कार्रवाइयां उनकी होती हैं जो असलम रईसानी को फेस करनी पड़ती हैं और उनके नताज भुगतना पड़ते हैं। अच्छा। तो यार मोहम्मद रिंद अब वहां पेश नहीं हुए बलोचिस्तान की अदालत में, उनके खिलाफ फैसला हो गया गैर हाजिरी में। कोयटा में से उनको रिलीफ नहीं मिली बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सपुर्द जिंदा कर दिया। मगर अब ये जो इनके सरदारों के जो झगड़े हैं वो आप उनको कौमी समझ लिए और वो कभी बैनुल-अक़वामी बन जाते हैं, कभी कबायली हो जाते हैं, कभी कौमी बन जाते हैं, और आजकल सियासी हैं। और आजकल तो सियासी भी हैं और कौमी भी हैं। शम्स साहब, वैसे ये जो फैसला आया था बलूचिस्तान के बारे में, तो गोया हम समझें कि बस उस इफेक्टिव नहीं रहेगा। देखिए, वो फैसला तो ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार तो नहीं है कि हुकूमत को घर भेज दे। ठीक है, जिस तरह हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है, अगर असलम रईसानी साहब ये तय करें कि मैं जनाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को या जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको घर भेज दूं या उनके खिलाफ रिमार्क्स दे दूं, तो जाहिर उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, तो क्योंकि उनको इख्तियार नहीं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वह हुकूमत को खत्म कर दे। उस सिचुएशन पर उसने एक ऑब्जर्वेशन दी है, उसका नतीजा ये हो सकता है, और तवक्को ये की जा रही थी कि वफाकी हुकूमत उसका नोटिस लेगी, लेकिन उसने अभी तक नोटिस नहीं लिया। अब अगर वो नोटिस नहीं लेती तो फिर आप क्या, फिर तो फैसला वही का वही रह जाएगा। लेकिन उसे एक ऑब्जर्वेशन की हैसियत हासिल है बेसिकली। नहीं है तो फैसला ही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप समझे उसको तो ऑब्जर्वेशन ही कहेंगे। ठीक। शम्स साहब, दूसरी तरफ हम अगर देखें तो इमरान खान साहब वापस आ गए, और वापस आते ही उन्होंने शिकायत किया हुकूमत से, और उन्होंने कहा है कि आपने केयर नहीं की मेरी वहां। नहीं, उनका मतलब यह है कि वजीर आजम और सदर साहब को एहतजाज करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। उनके सफीर को बुलाते हैं, उनको एक एहतजाजी खत देते, लेकिन वो एहतजाज क्या करते, मेरा ख्याल उनके तो लड्डू फूट रहे होंगे दिल में कि पकड़े गए हैं। और वो आप हमारे जो मुशाहिदुल्लाह साहब है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने तो बरमला खुशी का भी इजहार कर दिया। और उन्होंने एक इल्जाम भी लगाया। क्या? वो इल्जाम ये लगाया कि इनके पास कुछ डॉलर्स थे कैश में, विच इज प्रोहिबिटेड कि आप लेके जहाज में जाए। उनको क्या इत्तला मिली कैसे? बस वो कह रहे हैं कि जी उनके कोई अमेरिका CIA से गुराबते हैं देखिए, वो अगर वो डॉलर होते उनके पास जी, तो फिर उन पर मुकदमा चलाया जाता, उनको जाने तो नहीं देते। बिल्कुल। यानी और या फिर इमिग्रेशन वाले जो थे उन्होंने उनकी तलाशी ले ली, उसके बाद वो जहाज में गए थे ना, तो वो डॉलर अपने पास रख लेते। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे इमरान खान के हवाले से। शम्स साहब, वैसे हमारी हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो कुछ बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ रहा नहीं। देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, हम जो पाकिस्तानी है ना, गैर मुल्कों में जाकर भी अपने सियासी झगड़े नहीं भूलते। ठीक बात। भारत के किसी शहरी ने कोई भारतीय जमात जो है उसकी चाक नहीं कायम की हुआ। अमेरिका, यूरोप, कुछ नहीं, ना कांग्रेस है वहां, ना बीजेपी है। ठीक है, सारे इंडियंस जो है वो इंडियंस बन के रहते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह के फजल करम से जितनी मजहबी जमातें यहाँ हैं वो भी कायम है बाहर, जितनी सियासी जमातें हैं वो भी कायम है, और फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान धड़े भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते हैं। तो एक तो हमें यह भी कुछ तवज्जो करनी चाहिए कि ये जो हमारे गैर यानी मुल्की पाकिस्तानी हैं, यानी गैर मुल्कों में जो मुकीम हैं, उनको ये कहें कि भाई वहां की लोकल पॉलिटिक्स में वो हिस्सा ले, और किसी न किसी तरीके से उनको महज पाकिस्तानी बनकर रहने की आदत पड़ जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब पार्टी पॉलिटिक्स वहां भी होती है तो पार्टी पॉलिटिक्स यहां भी होती है। इसके लिए तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो भाई उनके लिए तो सोने की कान है ओवरसीज पाकिस्तानी। वो उनको रिसेप्शन देते हैं, उनके लिए चंदे इकट्ठे करते हैं, उनको यहाँ पैसे भेजते हैं। अभी हमारे इमरान खान साहब भी चंदा इकट्ठा करने गए हुए थे ना जी, बिल्कुल, और लाखों डॉलर वहां उन्होंने इकट्ठे किए कनाडा और अमेरिका से, ताकि यहाँ उनकी इलेक्शन कैंपेन में काम आएंगे। मेरा तो ख्याल है कि उनको चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान में भी, और नवाज शरीफ साहब को भी, और जरदारी साहब को भी, कि पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा करे लोगों से और ट्रांसपेरेंट हो। बिल्कुल, यानी ये भी बहुत जरूरी है जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कि सियासी जमातों को जो पैसे मिल रहे हैं उनकी भी पाई पाई है लोगों के सामने हो कि किसने दिया है और कितना दिया है। वो इकट्ठा करते हैं, 22 साल बाद अदालत में केस आ जाता है। नहीं, वो तो आप देखें ना कि वो भी चंदा ही है ना जी। वो दुरानी साहब तो ये कहते हैं कि चंदा ही था भाई, इसमें क्या हर्ज है जी। लेकिन शम्स साहब, इमरान खान के स्टेचर को हम छोड़ दें, इनके पॉलिटिकल स्टेचर जो भी हो, देखिए एक पाकिस्तानी शहरी जो है उसके साथ जो बदसलूकी होगी तो वो पूरे पाकिस्तान के साथ बदसलूकी है, चाहे वो छोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे लंबा हो।
बिल्कुल, वो पाकिस्तानी। हमें अपने मुल्क की और अपने शहरियों की इज्जत करने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल। और सबसे पहले हमारी हुकूमत ये काम शुरू करे, हुकूमत जैसे भी संभाले और सियासतदान भी संभाले, एक दूसरे की भी इज्जत करें और इज्जत कराएं भी। शम्स साहब, पार्टीज में बहुत तेजी से आगे पीछे लोग हो रहे हैं और राना इकराम रब्बानी साहब जो है वो तशरीफ ले गए हैं PMLN में। देखिए, राना इकराम रब्बानी जो है वो पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर कारकुनों में है। जिस वक्त भुट्टो साहब जो है वो पार्टी की बुनियाद रख रहे थे लाहौर में 1967 में जी, तो राना इकराम रब्बानी साहब ने मुझे बताया कि मैं और मेरे जो तालिब इल्म साथी थे वो बाहर खड़े हुए टिकटें बेच रहे थे 4-4 आने की। अच्छा, पार्टी मेंबरशिप। तो वह उस वक्त से वो बाहर खड़े हुए नारे लगा रहे थे। फिर 1970 में तो उनकी उम्र नहीं थी कि वो लड़ सकते इलेक्शन। बाद में फिर पीपल्स पार्टी का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके लीडर रहे, वो यानी देखिए वजीर बने, कायदे हिस्ब इख्तलाफ भी रहे पंजाब असम्बली में। अब फिर अगरचे उनकी सेहत भी दरमियान में खराब हुई, किडनी प्रॉब्लम हुआ उनको, और उस तरह से वो एक्टिव नहीं रहे। लेकिन अब भी देखिए, जो पहलवान है ना, जो रिटायरमेंट भी होने लेता है ना, तो बाहर बैठ के अखाड़े से दाव पेच सिखाता रहता है। लेकिन एक ये बात चल रही है ना कि वट्टू साहब के खिलाफ बगावत है। देखिए, असल में उनका ताल्लुक है उकाड़े से, इकराम रब्बानी साहब। हाँ जी, और उकाड़े से भट्टू साहब का ताल्लुक है, दीपालपुर उकाड़े की तहसील है। ठीक है। और ये जो पीपल्स पार्टी के कई पुराने कारकुन हैं, उनको भट्टू साहब की जो सदारत है खल रही है। तो इकराम रब्बानी साहब को तो बराह रास्त उससे साहब पेश आ गया उकाड़े में। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून ने उनसे राब्ता कायम किया। देखिए, आपको सिर्फ अखाड़े वाले पहलवानों की जरूरत नहीं होती, उनको दाव पेच सिखाने वालों की भी जरूरत होती है। अच्छा, तो अब हो सकता है कि इकराम रब्बानी साहब तो खुद इलेक्शन न लड़े, लेकिन दाव पेच तो सिखा सकते हैं, और मियां मंजूर अहमद भट्टू के खिलाफ कोई पत्ते वत्ते भी लगा सकते हैं अपने जिले सतह पर। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए मुस्लिम लीग नून ने उनसे राब्ता किया और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की तरफ देखा, और बस दोनों एक दूसरे के हो गए। ये बगावत का सिलसिला फैलेगा तो नहीं ज्यादा? अब देखते हैं क्या होता है, और बगावत कहां होती है और कहां नहीं होती। भट्टू साहब भी बड़े तरकीबें उनको भी आती हैं, और वो बगावतों को फरोग करना भी आता है। लेकिन देखिए, बहरहाल जो भी सूरत हाल हो, इकराम रब्बानी साहब बरसों की रफाकत छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो चुके हैं। शम्स साहब, जो असगर खान केस है वो मुख्तलिफ तरीके से फिर सर उठा रहा है, और जो SM जफर साहब है उन्होंने एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ओपिनियन दी है। हाँ, वो मैंने सुना उनकी राय। तो उन्होंने कहा कि जनाब, ये जो फैसला है ना, कुछ नामुकम्मल है। अच्छा। तो और कोई उस पर ज्यादा वो अजहार मुसरत नहीं किया जी। तो फिर मैंने उनको टेलीफोन करके पूछा कि भाई ये माजरा क्या है। अच्छा। तो उन्होंने अपनी राय बताई, तो मैंने कहा कि फिर हम टेलीफोन पे आपसे बात करेंगे। वो हम टेलीफोन मिला रहे हैं, उनसे बात होती है। लेकिन ये केस दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कमर जमान कायरा ने इस पे बड़े सख्त किस्म के स्टांस ले लिए। इस केस ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया ना। हमीद गुल का कैरेक्टर भी इस वक्त अंडर क्वेश्चन है। पेंडोरा तो पता नहीं खुला है कि नहीं खुला। बात यह है कि देखिए, ये तारीख है ना हमारी, तो तारीख में जितना खंगालते चले जाएं, हर वाकया होता है एक खास हालात में और खास पस मंजर में। अगर उसको पस मंजर से अलग कर दें तो फिर आपको समझ नहीं आता। SM जफर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। जी जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब, मैंने आपका ये बयान सुना है कि आपने कुछ बेइत्मीनानी जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, तो जरा तफसील से बताइए ये क्या मसला है। शोहरत तो बहुत हुई है इस फैसले की, और आप लोगों ने, मीडिया ने तो इसे एक तारीखी फैसला भी कह दिया है। मैं इसको अगर स्टेप बाय स्टेप आपसे अर्ज करूं तो वाकयात तकरीबन फैसले में वही है, कोई नया इंकशाफ नहीं, जो कि पहले ही अवाम की प्रॉपर्टी थी, पब्लिक प्रॉपर्टी थी, सबको इल्म था कि क्या कुछ हुआ है। ठीक। उसके बाद जो किरदार है उनके भी नाम तकरीबन वही हैं जिनका जिक्र फैसले में किया गया, जिनको हम सब जानते हैं। आप सब जानते हैं ये कि ये काम गलत था, इससे भी हम सब वाकिफ थे कि ये काम गलत है। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ आकर रुक गई है। आगे क्या होना चाहिए, इसका कौन सा कानून इस पे लगेगा, इसके लिए कोई डेफिनेशन या कोई उन्होंने अपनी इसको क्वालिफाई नहीं किया इस चीज को। अब सारे सवालात पैदा हो रहे हैं कि ये क्या जुर्म है। तमाम लोग, और आप भी अभी तक मेरा ख्याल है फैसला नहीं कर पाए हैं कोई भी। कोई कहता है आर्टिकल 6 है, कोई कहता है मिलिट्री लॉ है, कोई कहता है इलेक्शन लॉज हैं। लेकिन अगर आप गौर करके देखें
तो सबसे पहले इलेक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन से मुतल्लिका है। ठीक है, उस पर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का बयान आ चुका है और वो खुद बहुत बड़े मारूफ और कानूनदान है, साकार वकील भी हैं और उहदेदार भी रहे हैं, अब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उनका कोई इलेक्शन लॉ इसमें इन्वॉल्व नहीं है और हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ISA के सरबराह हैं या फौज के सरबराह हैं, अगर वो पैसे देते हैं किसी को तो इसका कोई जुर्म नहीं है। ये आर्मी एक्ट में तो कोई नहीं आता, सिवाय इसके कि आर्मी एक्ट में 1 या 2 ओमनी बस, जिसको आप कहते हैं ना कि हर अमृत धारा वाला एक जुर्म होता है, उसमें लगा देते हैं, जिसको कहते हैं बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ अ जेंटलमैन और अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। अच्छा, तो क्या ताजीरात पाकिस्तान के तहत भी ये जुर्म नहीं है? ताजीरात पाकिस्तान का मुझे कोई नजर नहीं आया। तो यहाँ अगर कोई सरकारी मुलाजिम किसी पार्टी को के लिए पैसे इकट्ठे करना फिर उसको फराहम करना, ये सियासत में हिस्सा लेने के मुतरादिफ नहीं है? सर, अभी तक तो इसका कोई कानून मौजूद मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, आपके ख्याल में? जी हाँ, मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि मसलन अमेरिका में पैसा लेने के लिए उन्होंने कानून बना दिया हुआ है कि किस तरीके से पार्टी को पैसे देने हैं। यहाँ हमारे यहाँ कोई ऐसी बात तो है नहीं, और इलेक्शन में पैसे दिए भी जाते हैं, लिए भी जाते हैं। नहीं, वो तो खुला चंदा होता है ना जी, खुला चंदा होता है ना जी। अगर चुपके चुपके आप किसी को पैसे दे, कोई साथी आपको पैसे बहुत दे देता है, हाँ जी, आपको पार्टी मैन बहुत दे देता है, तो इलेक्शन में पैसे आने जाने जो है वो तो कोई जुर्म नहीं है। तो सवाल ये कि इन्होंने भी कोई हुकूमत के खजाने से पैसे नहीं दिए, किसी के पैसे लेकर दिए हुए। इसका मतलब यह है कि अगर कियानी साहब आप किसी से पैसे लेके हम दे दे किसी पार्टी को तो कोई जुर्म नहीं है? अगर इनको मसलन हुक्म हुआ हो तो कहते हैं सर, आप बुरी बात जरूर है, बहुत बुरी बात है ये। अगर सदर साहब ये कहें कि भाई पैसे इकट्ठे करके पीपल्स पार्टी को दे दिए जाएं तो फिर ठीक है। आप ये करें ना, इसके लिए कानून बनाने की सोचें आप। इसीलिए तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को तशना छोड़ दिया है। अच्छा, आपके ख्याल में इसके लिए कानून बनना चाहिए? कानून तो जरूर होना चाहिए। तो फिर मौसर में माजी कैसे होगा वो कानून? आप देखिए, लोग कहते हैं कि आर्टिकल 6 है। हाँ जी, आर्टिकल 6 का कोई ताल्लुक नहीं सैबोटाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील करना या उसको मंसूख करना, उससे इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं। मगर रिगिंग जो है उसका इलेक्शन के नतीजे तो बदलती है ना। अब हर चीज को अगर आप उसको आइन के खिलाफ लेंगे तो जिस चीज ने जजेस की कोई खिलाफ वर्जी की हो वो भी आइन के खिलाफ है, ठीक, वो भी आइन की सबोटाज हो जाएगा। आर्टिकल 6 उसके लिए नहीं बनाया गया। आर्टिकल 6 का बेसिक मकसद कूदिता या तख्ता उलटने से या आइन को तबाह बर्बाद करने से है। जफर साहब, दस्तूर की तो इनकलाबी ताबीरात हो रही हैं आजकल, तो इनकलाबी ताबीर तो ये हो सकती है ना? इतनी दूर नहीं जा सकेंगे आप। अच्छा, इस हद तक चले गए तो फिर आइन की ताबीर नहीं रह जाएगी, वो स्ट्रेच आउट हो जाएगा, जैसे कि बहुत वुसअत दी जा रही है आज खुद। जी जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ी डिटेल से बताया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम कुछ आपके सवालात भी लेंगे। शामी साहब के हवाले से कुछ ताज़ा बात अखबार में छपी है, वो भी डिस्कस होगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। एसएम जफर साहब से बात हो रही थी शाम साहब, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कोई जुर्म हुआ ही नहीं, पैसा देना ना जुर्म था ना लेना कोई जुर्म है। असल में जफर साहब की जो ताबीर है ना, वो अब सदियों पुरानी रवायात के ताबे है। अच्छा, अब तो नए जमाने में आप हमको पुरानी बातें सुना रहे हैं। अब तो नौजवान जो हैं उनकी ताबीरात हैं, हमारी अदलिया आज़ाद है, ठीक है, तो इसलिए अब मामला ज़रा मुख्तलिफ है। लेकिन लॉजिकल तो ये ताबीर लगती है। लॉजिक तो उधर से भी होती है, इधर से भी होती है। देखिए, लॉजिक तो दोनों तरफ से आ सकती है ना, मगर ये लॉजिक हमारी है जरा जवान खून, गर्म खून वाली लॉजिक है, और हमारी अदलिया भी जवान है। अगरचे रिटायरमेंट की एज के बाद पहुंच चुके सारे लोग, यानी वैसे आप सरकारी सिविल सर्विस के नुक्ता नजर से, लेकिन बहरहाल अदलिया जो है जवान है, और बस क्या है, जवान जमाना नजर आ रहा है उनको। तो नई ताबीरात जो है उनका मौसम है, तो अब देखिए क्या होता है। शाम साहब, आज आपके अच्छा हाँ, एक बात और सुन लें जी। वो सेनेटर परवेज रशीद साहब जी जी और DGPR साहब जो पंजाब के हैं, अतर साहब, उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा भाई आपने ये कह दिया कि हमने ताज़ियत नहीं की, वो जो बावलपुर के हादसे में लोग जहां कल बात हुई थी, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी खात्मे आला पंजाब ने तो ताज़ियत की है, और दुनिया न्यूज़ पर भी चली है और अखबार में भी छपी हुई मौजूद है। तो मैंने कहा अच्छा जनाब, ताज़ियत तो की है,
तो हम आपका पैगाम पहुंचा देंगे, बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं किया। हाँ। कुछ और भी तो करना चाहिए ना, ताज़ियत से कुछ उनका हाथ भी तो पकड़ना चाहिए, जो बेचारे महरूम लोग हैं। शाम साहब, आपके ऊपर एक नए तरीके से एक इल्ज़ाम, वही जो पहले आरिफ निज़ामी साहब के हवाले से आया था, वो एक नया। आरिफ निज़ामी साहब तो अपने ऊपर इल्ज़ाम था, मेरे ऊपर क्यों था? नहीं, वो आपको गवाह बनाया था उन्होंने। वो गवाह कैसे? चलो खैर। तो अब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो पीटीआई वाले हैं, उन्होंने आपके बारे में लिखा है, अपने आज के कॉलम में लिखा है, एक मजमून में उन्होंने कहा जी कि आपकी मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ ने यह कहा कि पीटीआई जो है वो एजेंसियों की नुमाइंदा है। किसी ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता, उन्होंने कहा कि इन्होंने, एजेंसियों ने हमें भी इसी तरह ग्रो किया था और इसी तरह हमें भी पैसे आते थे, अगरचे कम हुआ करते थे। और ये देखिए, वो तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मैं इसको ले लाइन पे, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, ताकि हम उनसे पूछें कि उन्होंने मेरा नाम क्यों लिखा। ये अरेंजमेंट हमने पहले ही किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब। वालेकुम सलाम जी। ये हुजूर वाला, आपने अपने कॉलम में जो जंग में छपा है, मेरा नाम लिख दिया है जनाब, और ये जो बाकी हजरात मौजूद थे वो कहाँ गए, और मेरा नाम क्यों लिखा है सिर्फ? शामी साहब, पहले तो ये अबीब साहब से कि पीटीआई वाले नहीं है, मेरी हमदर्दी ओपिनियन जो है उसका एंटाइटल्ड हूँ। और दूसरा ये है कि जो मैंने बात लिखी है शामी साहब, ये को मैंने इंकशाफ नहीं किया, नई बात नहीं की। मुझे एक चीज जो थी, उस जो दावत जिसका जो लाहौर के में उसका बहुत जिक्र आम रहा है, पूरा टॉक ऑफ द टाउन रही है अरसे से, और उसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई कि मियां साहब ने, मगर वहां तो कई लोग थे उस खाने में, लेकिन उसमें सिर्फ मैं बता दूं कि मुझे क्यों नाम लिखा, मेरा क्यों, मुझे निशाना क्यों बनाया आपने? नहीं शामी साहब, मैंने तो जो लिखा कॉलम उसके अंदर मैंने लिखा कि वहाँ पे आरिफ निजामी साहब, अब्दुल कादिर हसन साहब, मोहसिन नकवी साहब, सोहेल बड़ाइच साहब, रऊफ ताहिर साहब, मकसूद भट्ट साहब, सलमान गनी, अतौर रहमान, मैंने कहा ये लोग थे। मैंने उन लोगों का नाम नहीं लिखा, मसलन परवेज रशीद या एहसन इकबाल। तो पता नहीं ये जंग के अंदर एडिटिंग के ऊपर उन्होंने, मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब अगर वो नाम मिनहा करने थे तो मेरा ख्याल है सारे ही नाम उनको मिनहा, उनके तो जंग के एडिटर हैं भाई, सोहेल बड़ाइच, वो भी वहां मौजूद थे। तो और फिर आरिफ निजामी साहब ने अपने अखबार में ये बात लिखी है, मैंने नहीं लिखी। मैंने उसका तस्करा किया, मैंने कहा, और आरिफ निजामी साहब ने समर टीवी में परवेज रशीद साहब के मौजूदगी में कहा जी। अब आइंदा आप अपने कॉलम में इस बात के जरा वजाहत कर दें। देखिए बात यह है, मैं आपका नाम, मैंने वाज़ेह हो गई बात, ठीक है। देखिए मेरा जो मौक़िफ़ है, ये गुफ्तगू जो मजलिसों की होती है वो अमानत होती है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जी। और मैं किसी मजलिस की गुफ्तगू अपने सियाक सबाक से अलग करके कहीं बयान नहीं करता, खास तौर पर जो ऑफ द रिकॉर्ड हो रही हो। तो मुझे जब भी किसी ने पूछा, मैंने कहा मैं ये गुफ्तगू जो है ऑन रिकॉर्ड, मेरे सामने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, ठीक है। और आरिफ निजामी साहब ने अपने अखबार में लिखा, पाकिस्तान टुडे में, अपने प्रोग्रामों में भी जिक्र किया, वहीं से ये बात चली थी। वो जाने, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जाने, पीटीआई जाने, और जनाब नवाज शरीफ साहब जाने, और परवेज रशीद साहब जाने। मैं इस मामले में बरियो जुमा हूं, हमारे ना लेने में ना देने में। हमारा प्रोड्यूसर कह रहा है कि मैं भी बरियो जिम्मा हो जाऊंगा अगर आपने प्रोग्राम क्लोज ना किया। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो हम करें साइन ऑफ टिल नेक्स्ट मंडे। अगली पीर को आपसे, अगले सोमवार को आपको सोमवार पढ़ाना ही पड़ेगा। मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।